हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। ठीक है, बहुत दिनों से कमेंट आ रही है बच्चों की, सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा दो। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपको कराता हूँ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये है हमारे LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट, ठीक है, का जो पेपर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हर वीडियो में मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर कोई अदर सब्जेक्ट से है बच्चा है और अदर सेमेस्टर से है, तो वो बेचारा समझ जाए, परेशान ना हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, इसका जो कोड होता है हमारा 1002। ठीक है, इसका ये कोड है और इसके मैं कराने वाला हूँ महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। क्या? अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो है उनसे थोड़े से अलग अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उन लॉन्ग क्वेश्चनों में से भी आपके क्या बन सकते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बन सकते हैं? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप बिल्कुल ये निर्भर मत रहना कि सर आपने तो ये बहुत ही कम शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आप जब आप मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्सों को पढ़ोगे, जो मैंने आपसे पहले आपको अपलोड कर दिए हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा शॉर्ट है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से निकालना है, कौन सा वेरी शॉर्ट कहाँ से निकालना है। तो ये आप अपनी मैंने जो वीडियो देखी है, और जब आप उनको पढ़ा करो, तो ये चीज़ें आप इतने मैच्योर हो, वहाँ से भी थोड़ा कैच कर लेना है। और उनसे अलग जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनको मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं ना। अनसब्सक्राइब भाई, आपको ऐसी कौन सी परेशानी हो रही है भैया, मेरे दोस्तों मेरी बहनों? तो चैनल को अनसब्सक्राइब मत करो, ठीक है। और दूसरी बात, बच्चे कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए पूरी पूरी रात जाग के आपके लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ। आप जैसे डिमांड कर रहे हैं, मैं उसी डिमांड के अनुसार आपके लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ, फिर भी आप बहुत कम प्यार दे रहे हो मुझे, है ना। आप बताओ यार, भाइयों में मैं आपके लिए क्या नहीं कर रहा हूँ? आप जो कहते हो सर शॉर्ट लॉन्ग जल्दी, मतलब बीमार होने के बावजूद भी मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। आप बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। तो भाई इतना तो हक बनता है, आपके कोई पैसे तो जाते नहीं है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी थोड़ा जुनून सा मिले कि हाँ, मुझे अपने भाइयों बहनों के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात, इनके नोट्स बना लो, कम से कम एक एक वीडियो को दो दो बार देखो, और दो बार देखने के बाद इन्हें नोट्स बनाओ, है ना। और मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएंगे लास्ट एक दो घंटे के अंदर, है ना। आप परेशान ना होइएगा। देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो, मैंने अपने अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो बहुत कम कर दी है, क्योंकि वहां पे 5 में से 2 करने को आ रहे हैं, और 2 20 नंबर के, 10 का एक है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नंबर के हो गए ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने गिने चुने ही शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम का पैटर्न थोड़ा कम हो गया है। उसके अकॉर्डिंग आप उसी बेस पे चलते रहिएगा। ठीक है, कराता हूँ मैं आपको। पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेना, क्या क्या रहा है, उसके बाद अपने नोट्स बना लेना। आप जैसे तैयारी करना चाहो ऐसे कर लेना फिर। ठीक है, पहले इसे समझ लेते हैं। ग्रहण, ग्रहण यानी किसी को प्राप्त करना, या किसी से कोई चीजें वहां से लेना लेना, ठीक है। यह आच्छादन का सिद्धांत, जैसे कोई चीजें पहले यहाँ पे थी, ठीक है, अब वो यहाँ से हमने, जहाँ पे 1 2 3 ऐसे कोई नंबर है, अगर हमें कोई यहाँ से ये यहाँ पे लेने हैं, जैसे हमने कही भाई यहाँ से 2 की कॉपी कर लो, हमने 2 यहाँ ले लिया, 3 की कॉपी कर लो, 3 ले लिया। तो हमने क्या करा, यहाँ से इस वाली बुक से, इस बुक से इनका क्या करा है, आच्छादन करा है। ठीक है,
आच्छादन करा है। क्या करा है? आच्छादन। यानी हमने क्या करी है? कॉपी। यानी हमने इन बातों को यहां से क्या करा है? ग्रहण। ठीक है, ये है आच्छादन या ग्रहण करना। इस ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि आच्छादन और ग्रहण क्या क्या रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अंदर गहराई में चलते हैं। ये इससे आपका अगर थोड़ा बहुत सहारा मिले समझने का तो बहुत अच्छी बात है। मेरे द्वारा अगर कोई और परेशानी आपको आ रही है तो कमेंट में तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे कमेंट करते हैं ना भाई, मुझे उनके लिए दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे, है ना। और एक कुछ लोगों की कमेंट थी कि सर हमें आपसे वैसे ही जुड़ना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई हमसे पर्सनल वैसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा एक नंबर है 8218074590। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन कॉलिंग की सुविधा नहीं है। आप इस पे कॉल नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? कॉल। आप व्हाट्सएप मैसेज हमसे कर सकते हो, और मैं आपको जल्द से जल्द अपनी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ये बच्चों की डिमांड आ रही है तो मैं ये बहुत जल्दी करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है ना, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 13(1) में उल्लिखित संविधान लागू होने से पहले की विधियों से है। मतलब ये कह रहा है कि जो इस संविधान में इस सिद्धांत का जो संबंध है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? 13(1) में उल्लिखित एक आर्टिकल हमारा 13(1), सही है ना। यह लिखा हुआ है संविधान लागू होने से पहले की विधियों से है। इस संबंध में न्यायालयों ने कहा है कि संविधान पूर्व विधियों मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः समाप्त नहीं होती हैं। जो हमारी पूर्व की विधियां हैं, पूर्व की विधियां, जो एक बात बताओ, जो हमारा जिससे संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से हमारे पहले जो विधि चली आ रही थी भाई, कुछ ना कुछ तो विधि रही होगी, चाहे अंग्रेजों की रही हो या भारत शासन अधिनियम 1936 की रही हो या किसी एक्ट की रही हो। कुछ ना कुछ तो नियम कायदा कानून चले आ रहे होंगे, तो उनसे कोई असंगत नहीं है। ये उनसे क्या है? मिली जुली है। उनको ही अगर हमें अच्छे लगे तो हमने उन्हें स्वीकार किया है। ठीक है, दोबारा देखो, संविधान पूर्व विधियों का मतलब होता है कानून। पूर्व कानून मूल अधिकारों को से असंगत होने के कारण पूर्णतः समाप्त नहीं होती है। ठीक है, ये जो है हमारी थोड़ी हटके तो है, लेकिन पूर्ण रूप से अलग नहीं हो सकती है, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित कर ली जाती है। मतलब ये जो पहली वाली जो विधियां हैं तो अलग, लेकिन पूर्ण रूप से अलग नहीं है। लेकिन ये मूल अधिकारों द्वारा क्या कर ली जाती हैं? आच्छादित, यानी ग्रहण कर ली जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी जो पहली विधियां हैं वह वैसे तो अलग हैं, लेकिन मूल अधिकारों से पूर्ण रूप से अलग नहीं है। आर्टिकल 13(1) ये कहता है, लेकिन इन्हें मूल अधिकारों में आच्छादित कर लिया जाता है। मतलब इन्हें अपने अंदर मिला लिया जाता है, समाहित कर लिया जाता है। ठीक है, यह अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पूर्व की सभी मामलों के लिए उनका प्रयोग वैध बना रहता है। मतलब जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था उसके जो भी मामले थे उससे पूर्व वैध बने हुए थे, मतलब कानूनी थे, गैर कानूनी नहीं थे। अर्थात जिन मामलों पर मूल अधिकार लागू नहीं होते वहां इस सिद्धांत का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कह रहे हैं कि जब हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उससे पहले जो कानून हमारे यहाँ पे बने हुए थे, ठीक है, यानी पूर्व यानी पहले के जो कानून पहले बने हुए थे, अगर हम उनको अगर हम अपने भारतीय संविधान में लेके आते हैं तो उसे आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। और जो पहले बने नहीं थे, जो अब आ रहे हैं, उनको हम आच्छादन नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? आच्छादन। जो पहले थे लेकिन हमारे भारतीय संविधान जब बना था, इनको हमने क्या करा? ग्रहण करा, उसे आच्छादन बोलेंगे। लेकिन जो नए बने हैं उनको हम आच्छादन नहीं बोलेंगे। आच्छादन का मतलब है कहीं से कुछ चीजें ग्रहण करनी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अर्थात जिन मामलों पर मूल अधिकार लागू नहीं होते, मतलब जो पहले मूल अधिकार लागू नहीं होते थे वहां इस सिद्धांत का प्रभाव नहीं पड़ता। जो मूल अधिकार नहीं है उनको हम आच्छादन नहीं कर रहे हैं, और जो पूर्व विधि नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं।
यदि किसी मूल अधिकार में ऐसा संशोधन हो जाए, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, अगर उनमें जो कुछ ऐसा संशोधन हो जाता है जिससे संविधान पूर्व विधि विधि के साथ उसका विरोध समाप्त हो जाए, तो मूल अधिकारों द्वारा किया गया आच्छादन स्वतः हट जाएगा और ऐसी विधि को फिर से पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको एक्सप्लेन करके अभी मैं समझा रहा हूं। आप इसमें कह क्या रहा है, देखो अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे कोई नियम है, ठीक है, ये क्या कौन सा नियम है, संविधान से पहले का, पूर्व किससे, संविधान से, ठीक है, क्या है, संविधान से पूर्व का नियम है। और इस पर क्या है, ये हमने अब संविधान में क्या कर लिया है, ग्रहण, ठीक है। लेकिन इस नियम पे लोगों, मतलब ग्रहण करने से पहले, चलो अभी इससे समझो, ये पूर्व नियम है संविधान से पहले और ये वर्तमान है, ठीक है, जब हमारा संविधान बन रहा था, जब ग्रहण कर रहे थे, समझना इस बात को। तो ये कोई नियम लागू करा तो लोगों ने ये जो नियम था इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि भाई ये बेकार है या हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब इसको माना कि हाँ भाई ये नियम हमारे लिए कारगर है। और जब ये नियम हमने पूर्व से अपने वर्तमान में लेके आए, वर्तमान संविधान में, तो लोगों ने इसका क्या नहीं करा, विरोध नहीं करा। तो लोगों ने इसका विरोध नहीं करा, इसे हम अपने संविधान में चलाए। तो जो इसका विरोध खत्म हो गया है, जब हम इसे अपने संविधान में पारित करेंगे तो इसका जो देखो यहाँ पे लिख रहा है, जो आच्छादन स्वतः हट जाएगा। इसका जो ग्रहण करने का जो अधिकार है, ग्रहण का मतलब है हमने इसे उससे वहां से लिया है, तो फिर हम वहां पे ये नहीं कहेंगे कि ये हमने वहां से लिया है, क्योंकि वह विधि तो पहले से ही चली आ रही है हमारे साथ। फिर हमें ग्रहण करने का क्या मतलब, ग्रहण का मतलब है लोगों ने उसे अवैध घोषित करा, फिर लेकिन थोड़े समाधान के अनुसार फिर उसे लेके आए। लेकिन जो विधि हमारी पहले से ये चली आ रही तो उसे हम ग्रहण क्यों करेंगे, ठीक है। तो ऐसी विधि को फिर से पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई जो यहाँ पे नियम चल रहा था, ठीक है, और उसे लोगों ने बहिष्कृत भी नहीं करा और मान्य करा, और वो पूर्व से चला रहा है, वर्तमान में भी आ गया, तो इसे आच्छादन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारे पहले से ही है। आच्छादन करने की जरूरत क्या है, लोगों ने विरोध करा था उस समय, पहले इसका विरोध करा था, लेकिन अब इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या है, सही है, सही है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसे हम आच्छादन करेंगे, पहले विरोध करा लेकिन वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए सही है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, तो हम इसका क्या करेंगे, आच्छादन करेंगे, ग्रहण करेंगे। और जो पहले से ही चली आ रही है उसे आच्छादन करने की जरूरत नहीं है और हम उसका विरोध नहीं करेंगे। ये था हमारा आच्छादन का नियम। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है, वेरी शॉर्ट, ठीक है। इसमें क्या है, मूल अधिकार, क्या है हमारे मूल अधिकार। मूल अधिकारों के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं लॉन्ग क्वेश्चन की, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में एक चीज बोली है, जिन बच्चों के थोड़े से मतलब डाउट होते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है और शॉर्ट के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट में क्या लिखना है, तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ इसमें, है ना। मूल अधिकार, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों की स्वतंत्र की व्याख्या करो। भाग 3, देखो मूल अधिकार जो है हमारे भाग 3 में है भाइयों, है ना, किसमें, भाग 3 में है। और ये जो हमारे मूल अधिकार हैं ये 12 से 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35। एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको बता रहा हूं, आपको ज्यादा नंबर कैसे प्राप्त करने हैं वो उसका एक तरीका है। जब भी आपसे मूल अधिकारों की बात करे कहीं भी पूरे पेपर में आपको चाहे वो 4 बार एक ही क्वेश्चन को बूझे अलग अलग जगह पे, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में, या तीनों जगह आ रहा है और आपको अच्छी तरह से याद है, तो आप ये मत हिचकना, तीनों जगह आपको भाग 3 मूल अधिकारों की, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35, इनको अगर 3 बार बूझ रहा है तो आप 3 बार ही लिख दो उसमें, ये नहीं है कि आप एक ही बार लिखो। इससे क्या होगा, आपके नंबर ही बढ़ेंगे। आप ये मत सोचना कि मैंने शॉर्ट में कर दिया है, लॉन्ग में कर दिया है, एग्जामिनर अपने आप देख लेगा। भाई अगर 4 बार बूझ रहा है तो 4 बार लिख दो, बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसे ही हर प्रश्न में करना है आपको। अगर 2-2 बार डबल डबल आ जाते हैं ना, लॉन्ग में भी आ गया,
और शॉर्ट में भी आ गया, तो आपको ऐसे लिख देने हैं ना। समझते हैं अपने मूल अधिकारों को। ये भाग 3 में है, 12 से 35 में है। देखते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है हमारा, इनको भैया आप सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रट लेना, कॉपी में बीर बीर बार बार लिख लिख के देख लेना, ठीक है। समता का अधिकार, समता का अधिकार है सभी को समता मतलब समान मात्रा में देखना, किसी के भेदभाव नहीं करना किसी के अंदर कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये लड़की है, ये लड़का है, मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं करना है कि इसको ये नौकरी मिलेगी, इसको ये नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब हर किसी को समता का अधिकार मतलब समान अधिकार दिया जाना भारत के अंदर, ठीक है। और ये इनका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 19 टू 22, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप उन सभी कार्यों को कर सकते हो जो आपकी स्वतंत्रता को चार चांद लगाते हैं। जैसे आप स्कूल जा सकते हो, आप अपने धार्मिक कार्य कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं भी घूमने जा सकते हो पूरे भारत में, आप कहीं भी भाषण दे सकते हो स्वतंत्र रूप से। ये हमारे क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। हम स्वतंत्र हैं, हम किसी से दबे हुए नहीं है। आपको कोई किसी स्थान पर जाने से नहीं रोक सकता है। आप विदेश जाने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। आप पे कोई, अगर आप दिवालिया नहीं हो, आप पे कर्ज नहीं है, आप देश में अच्छे हो, तड़ी पार नहीं हो, तो आपको विदेश जाने दिया जाएगा। आप कहीं भी घूम सकते हो, भारत की किसी भूमि पर जा सकते हो, किसी राज्य, किसी गांव, किसी बस्ती में जा सकते हो। आप पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हो अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है। आप कोई भी कार्य खोल सकते हो नियम अनुसार। तो आप क्या हो स्वतंत्र हो, ठीक है। ये स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है हमारा? 19 से 22 तक, 19 से 22, ठीक है भैया। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के ऊपर मैं एक पूरी लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट वाले बच्चों को मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। और देखो शॉर्ट के लिए क्या है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारे आर्टिकल 23 से 24 में है। इसमें क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें देखो, इसमें एक बात कही गई है कि किसी भी मानव, स्त्री या बच्चों से कोई भी व्यक्ति ना तो जबरदस्ती कार्य कराएगा, जबरदस्ती कार्य कराएगा, ठीक है। कि भाई मैं दादा हूं इस गांव का, मैं प्रधान हूं, मैं दबंग आदमी हूं, वो ये कहे कि भाई हमारे यहाँ पे आके आप काम करो। कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में आके जबरदस्ती कार्य नहीं कर सकता है। वो जमाने गए जब हम किसी के दबाव में, किसी के अंडर आके कार्य करते थे। आप स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में आके कार्य नहीं करोगे। या किसी स्त्री पर बल प्रयोग करे कि भाई आप स्त्री हो, हम हमारे यहाँ तो आदमियों की 100 रुपये तनख्वाह, 100 रुपये पर डे की झाड़ी है, हम तो आपको 40 या 50 रुपए देंगे क्योंकि आप औरत हो। ये भैया गलत है, आपके शोषण हो रहा है। अगर आदमियों को आप 100 दे रहे हो तो जनानी को भी, स्त्री को भी 100 ही दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आपसे भेदभाव नहीं करेगा, ये शोषण है। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति किसी भी मानव, स्त्री या बच्चे को बेचेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? इनका व्यापार नहीं करेगा। इनके अंगों को निकाल के, इनके मार के, इनके अंगों का निकाल के, अंगों का क्या नहीं करेगा? व्यापार, ठीक है। इसके अंदर ये चीजें हैं, मानव, स्त्री या बच्चे या कोई भी जीव जंतु है उनका व्यापार, मतलब ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, उनको हम ऐसे इन शोषणों से बचाएंगे। और खास तौर पे मानव, स्त्री और बच्चे, मानव के अंदर तो दोनों ही आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, और स्त्री बच्चे, इनको हमें ना तो बेच सकते हैं, ना इनके अंगों को निकाल के बेच सकते हैं, ना इनकी मजदूरी में हम कम बढ़ती कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, कोई जैसे बच्चा है वो 14 वर्ष से कम है, क्या है 14 वर्ष से कम है, उसको उसके किसी भी कार्य में, किसी भी खान में, किसी भी प्रतिष्ठानों में जहाँ पे
लगता है कि वो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा वहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर पाएगा और वहाँ पे नहीं रह पाएगा और उसकी जान को खतरा है, और मतलब कुछ भी हो, एनीबॉडी वहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कार्य नहीं करेगा। ये कौन कहता है? हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ही है इसमें। मानव, स्त्री, बच्चे ना तो किसी के दबाव में कार्य करेंगे, ना इनके शरीर के अंगों को कोई बेच सकता है, ना 14 वर्ष से आयु के बच्चों को कोई कार्य करवा सकता है, और इन्हें सुरक्षा दी जाएगी। मानव, स्त्री और बच्चों को अगर गरीब हैं तो, और इनको समान क्या दी जाएगी? तनख्वाह। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से ये कहां से कहां तक है कि आर्टिकल कहते हैं अनुच्छेद को। आर्टिकल 25 से 28 के मध्य है। इसमें क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। इसे देखते हैं, इसमें क्या है हमारा नंबर 4 पे। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म से है, किसी भी धर्म से है, वह अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने मतलब कॉलेज भी खोल सकता है अपने धर्म के बचाव के लिए। कि मतलब आप अल्पसंख्यक हो, आपको लगता है कि हमारी संस्कृति खतरे में जा रही है या मतलब समाप्त होने वाली है। खतरे का मतलब यह है कि हम कम लोग बचे हैं, अगर हम अपनी संस्कृति का विकास नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल समाप्त होने वाले हैं। आप कॉलेज खोल सकते हो, संगठन खोल सकते हो, ठीक है, संस्था खोल सकते हो, बशर्ते इनको आपको प्रूफ करना होगा पहले, है ना, राज्य में कि हाँ भाई हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं या अल्पसंख्यक धर्म है। इसमें धर्म आ सकता है, जाति आ सकती है, मूल आ सकता है, लिंग आ सकता है और मूल वंश आ सकता है। इनके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप अपने धर्म के नियम, जाति के, समुदाय के अनुसार आप अपना प्रचार कर सकते हो, कोई जागरण कर सकते हो, कुछ एनीबॉडी कुछ भी कर सकते हो, और आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर सकते हो। क्या? शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको क्या है? आपके अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। आप कोई मंदिर बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, चर्च बना सकते हो, बशर्ते कि वह जगह सरकारी ना हो, वैध हो। वहां पे वैध यानी कानूनी हो, गैर कानूनी कार्य नहीं होगा। मगर आप अपने धर्म से जुड़े हुए, जाति, धर्म, लिंग से जुड़े हुए कोई भी कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हो, ठीक है ना, बशर्ते वो कार्य कैसे हो? वैध हो, गैर कानूनी ना हो। आगे चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत क्या कहा गया है? शिक्षा और संस्कृति मतलब किसी भी व्यक्ति को जो भारत के अंदर निवास करता है, ठीक है, और यह भारत में निवास करता है, चाहे तो वो विदेशी है, चाहे वो विदेश का ही व्यक्ति क्यों ना हो, या देशी हो, अगर ये हमारे भारत में है और ये किसी स्कूल में कहीं पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनको मना नहीं करा जाएगा। इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें उस स्कूल में एडमिशन लेने का अधिकार है, ठीक है। और किसी भी बच्चे को जो 4 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के अंतर्गत है उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कैसी शिक्षा दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कार्य भी कर सकते हैं, जैसे लोक नृत्य होते हैं, ड्रामे होते हैं, जागरण होते हैं, बहुत सी कथाएं करवाते हैं। ऐसे हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत से संस्था बना देते हैं, बहुत से कुछ प्रचार में कुछ बांट देते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं क्योंकि हमें शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर कोई अधिकार ऐसे हैं जो हमारे खतरा बनते हैं, यानी कि हमारे सूटेबल नहीं है, पहले हमारे जो हमने अधिकार लगाए थे पहले तो सही चल रहे थे, लेकिन अब क्या है, वर्तमान स्थिति को देख के वो थोड़े से हमसे मतलब संभाले नहीं जा रहे हैं, या हमसे संभालने का मतलब है कि वो जो हमें अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए परेशान कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता को भंग कर रहे हैं। तो संवैधानिक अधिकारों को थोड़ा सा उपचार मतलब उनको फेरबदल किया जा सकता है। अब जैसे पहले कोई नियम था कि हम कहीं पे भी बिना मास्क के चले जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन अब ये क्या है, हमें संविधान में उपचार की जरूरत है। अब इसमें क्या कहा जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने
मतलब अपने प्रत्येक भारतीय को ये रूल है, अगर कोई ऐसे एरिया पे जाता है जहाँ पे बीमारी का माहौल है, तो ये एक नियम बना दिया जाना चाहिए कि वो मास्क लगा कर जाए, अपनी फुल सेफ्टी के साथ जाए। ये नहीं है कि बहुत से बच्चे व्यक्ति पता क्या सोचते हैं, भाई बीमार पड़ूंगा मैं पड़ूंगा, भाई तुझे क्या आफत है? भाई अगर तुम बीमार पड़ोगे तो तुम किसी आपको भी तो लेके डूबोगे, हैं किसी अपने को भी तो लेके डूबोगे। ये तुम्हारी मैं किसी तुमको या किसी आपको भी तो लेके जाएगी। तो ये सरकार को क्या बना देना चाहिए, रूल बना देना चाहिए, ठीक है ना। इनमें उपचार किया जाना चाहिए। भाई स्वतंत्रता के अधिकार में, स्वतंत्रता का तुम्हें अधिकार है, लेकिन आपको वह अधिकार नहीं है कि आप किसी की जान या माल को हानि पहुंचा दो, ठीक है ना। आप तो खुद बीमार हो, है ना, आप कहो कि भाई मुझे तो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, मैं तो कहीं भी घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, तो ये आपको अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसे अब कोरोना काल था, अब कोरोना से पीड़ित हो, कोविड में हो, और आपको भी मुझे तो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, मैं तो स्वतंत्र हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो इसमें क्या करा है, उपचार करा गया है। परिस्थितियों को देखते हुए हमने क्या करा, इनको रोकथाम करी। भाई आप नहीं तो शिक्षा में जाओगे, नहीं पढ़ोगे, ना कहीं घूमोगे, ना कोई प्रदर्शन करोगे अपने, उसके हमारे सभी अधिकार क्या कर दिए, रोकथाम लगा दी इन पे। तो ये क्या था, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस किसमें, अनुच्छेद 32 में हम इसमें रोकथाम लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन अब भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें तुरंत बता दीजिएगा, सर ये वाला प्रश्न हमारे अब भी समझ में नहीं आया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप बेटे भाइयों मेरी बहनों सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे भाई और बहन ये कहेंगे कि सर आप वीडियो की जो लेंथ है लॉन्ग ज़्यादा कर देते हो, आप बहुत ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा देर में समझाते हो। तो एक मैं बात कहना चाहता हूँ, देखो जब मैं समझाता हूँ ना तो बिल्कुल उसकी जड़ निकाल के रख देता हूँ कि हमें कहना क्या है। देखो सपोज करो मैंने आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन समझाया, ठीक है, और वो आपकी समझ में किसी एक पॉइंट से नहीं आ पा रहा है, तो मैं उसमें दूसरा पॉइंट दे दूं। उसी के लिए आप कहीं फिर दूसरी कोई प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, किताब को टटोलोगे, किसी गाइड को, है ना, अपने यूनिक को, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को दोबारा से खगोलोगे। उन सब का समाधान मैं मतलब एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये कहोगे सर आपका लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, आप थोड़ा हल्के से में समझा दिया करो, तो कमेंट करके बता दिया करो कि थोड़ी 10-5 मिनट 2-4 मिनट की जो थोड़ी लेंथ हो जाती है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उसमें मैं जो जैसे समझाता हूँ आप ये भी मुझे कमेंट करके बता दिया करना, है ना, कि सर आप जो समझाते हो ज़्यादा लॉन्ग ले जाते हो। एक लड़की है उसने कमेंट करके बोला था कि सर आप ज़्यादा बातें ज़्यादा कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी समझाया करो। तो मैं बातें वहीं तो करता हूँ कि देखो ऐसे तो अपनी किताब से भी उठा के पढ़ सकते हो, अपने फ़ोन से भी पढ़ सकते हो, बुक से, गाइड से, कहीं से पढ़ सकते हो, बशर्ते कि आपको समझ में तो आना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरी बहन मेरी गुड़िया, मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है ना। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको मैं 2-2 3-3 घंटे यहीं पे बैठाए रखूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ये है पृथकीकरण का सिद्धांत। इसका मतलब ये समझ लो कि पृथकीकरण का मतलब अलग करना, अलग करने का सिद्धांत। इसको आप इस भाषा में लिख सकते हो, समझने वाले अलग करने का सिद्धांत। पृथकीकरणता का है पृथक यानी अलग करना, अलग करने का सिद्धांत। इसको अपने दिमाग में इस तरह से याद कर लेना, ठीक है ना, जिनको समझ में नहीं आता हो कि इसका मतलब क्या है। और चलते हैं इसे पूरा पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। जैसे मैंने समझा एक बात एक मोटी सी समझा दूं, फिर आपकी समझ में आ जाएगा क्या है पृथक्करणिता। कि हमने कोई अधिकार मतलब कोई नियम या विधि या कानून हमने बनाया, ठीक है, और वह हमने अपने जिस समय बनाया था उस समय हमारे समाज में अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, क्या वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, समय को देखते हुए, वह कानून अब अवैध घोषित हो रहा है। क्या हो रहा है, अवैध। वो हमें क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अब हमने जैसे कोई अनुच्छेद बनाया, उस अनुच्छेद में हमने किसी एक चीज को रख दिया।
अब उस अनुच्छेद में जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को निकालें या पूरे अनुच्छेद को ही अलग कर दें, मतलब उससे हटा दें। तो इसके उपचार को, मतलब उसकी जो दवा गोली हमें करनी है कैसे करनी है, ठीक है ना। उपचार का मतलब है, दवा गोली से मतलब है हमारा उसको कैसे वहां से हटाएं, उसे हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, ये पृथक्करणिता। अब मैं आपको एक्सप्लेन मतलब क्वेश्चन कराऊंगा तो अब आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। यदि किसी अधिनियम का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण, जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं उनसे असंगत, मतलब उनको छीनता हो, उन्हें परेशान करता हो, हानि करता हो, हमारे मूल अधिकारों की हनन करता हो, मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण असंवैधानिक सिद्ध होता है। मतलब कोई नियम है मूल अधिकारों से अलग है और असंवैधानिक सिद्ध होता है, तो उसे पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए या उसे केवल उसी भाग को जो मूल अधिकारों को असंगत करता है। देखो मैं फिर बता दूं कि हमें उसी नियम को संगत करना चाहिए, उसी नियम को जो हमें परेशान कर रहा है या जो हमारे समाज में अब लागू नहीं हो रहा है, हमारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, या उस पूरे अधिनियम को ही हटा देना चाहिए, इसमें ये कह रहा है, ठीक है ना। मूल अधिकारों को से असंगत है, इस प्रश्न को समाधान के लिए पृथक्करणिता का सिद्धांत विकसित हुआ। पृथक्करणिता का मतलब अलग करने का सिद्धांत, अलग करने का सिद्धांत विकसित हुआ, यानी विकसित का मतलब बनाया गया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है, मतलब उसे असंवैधानिक ही कहेंगे अगर वो संविधान में अगर हमने लागू कराया लेकिन अब वो वर्तमान समय में लागू नहीं हो रहा है और वह असंवैधानिक सिद्ध हो रहा है, तो असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के साथ आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से विरोध रखने वाले इसी भाग को शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। अब एक बात ये इसमें क्या कहा गया है, इस वाली बात में एक बार और पढ़ के दिखा देता हूं यहां से। जिससे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से विरोध रखने वाले। देखो यहाँ पे अगर विधानमंडल से किसी अधिनियम को हमें, विधानमंडल के द्वारा हम किसी अधिनियम को हटा सकते हैं, तो केवल मूल अधिकारों से विरोध रखने वाले इसी भाग को शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। देखो जैसे कोई एक सपोज करना आर्टिकल हमने अपने मन से ले रहा हूं, कोई अनुच्छेद हमारा 1 है या कोई अधिनियम है, ठीक है। इसमें हमने 5 रूल बनाए, कितने 5 रूल या नियम बनाए। इनमें से क्या हुआ, 5 में से 4 तो सही चले, सही, ठीक है, और एक जो खराब हो गया। तो हमें इस अधिनियम को काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें किसे काटने की जरूरत है, अपना जो एक नियम है 5, इसको हटाने की जरूरत है। तो ये क्या है हमारा पृथक्करणिता का सिद्धांत, यानी अलग करने का सिद्धांत, ठीक है। पूरे अधिनियम को ना काट के सिर्फ उसी चीज को काटेंगे जो, अगर एक सपोज करो, इससे देखो अगर कोई आदमी है और उसका हाथ जो है सड़ जाता है, गल जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो कहता है सर मेरी एक उंगली जो खराब हो गई है, सल गई है, गल गई है, अब मैं क्या करूं। तो डॉक्टर उससे ये तो कहेगा नहीं कि भैया अपने हाथ को ही आप कटवाओ, जितनी उसकी बॉडी खराब हुई है, उंगली खराब हुई है, उसको वो क्या करेगा, ऑपरेशन से काट देगा। ये तो नहीं कहेगा भाई तुम्हारी हाथ की उंगली खराब हुई है तो हाथ को काटो। उसी प्रकार जहां मतलब इसका क्या करेंगे, उपचार, पृथक्करण अलग कर देंगे। तो इसी प्रकार जो रूल खराब है सिर्फ उसी को हटाएंगे, ना कि पूरे अधिनियम को, ठीक है। उसी प्रकार उंगली को काटेंगे, ना कि पूरे हाथ को। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता देना। एक मेरे भैया हैं तो वो ये कह रहे हैं कि सर साधारण लैंग्वेज यूज करो। बड़े भैया अगर मैं प्रॉपर बेस में अगर आपको लॉ की लैंग्वेज में समझाने लगूं तो आपको एक भी शब्द जो समझ में नहीं आएगा। आज तक जितने भी स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया है, जितने भी मैंने जब मैं अपने कॉलेज के मित्रों को मैं पढ़ाता था,
भाई किसी ने मेरे से ये अब तक शिकायत नहीं की। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन को दोबारा समझने के लिए तो मेरे तो रिक्वायरमेंट रखते थे कि साधारण लैंग्वेज, भाई इससे साधारण लैंग्वेज तो पूरे यूट्यूब पे अगर तुम्हें कोई दे दे तो शर्त है। अगर आपको अब भी ऐसे लग रहा है ना कि आप मेरी साधारण लैंग्वेज नहीं है, तो मैं भैया और कोशिश करूंगा इन लैंग्वेजों को और साधारण बनाने की, ठीक है ना। आपकी कमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी और आपका मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, है ना। लेकिन बड़े भैया मैं पूरी कोशिश करता हूँ, देखो इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं आसानी से आसान और जितने भी एग्जाम्पल होते हैं जो मेरे माइंड में आते हैं मैं तुरंत देता हूँ, ठीक है ना। उससे हटते भी होते हैं ना और उस लगता है कि ये वहाँ पे सफिशियंट हो सकते हैं एग्जाम्पल, तो मैं उन्हें वहाँ पे भी दे देता हूँ आपकी समझ के लिए, ठीक है ना। आप परेशान ना हो और आसान आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस वाले प्रश्न को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यह प्रश्न अगर हमारे क्वेश्चन में भी नहीं आता है तो हमारे लिए फिर भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस वर्ड का हमारे संविधान में काफ़ी जगह यूज हुआ है, ठीक है ना। तो निजता होता क्या है, पहले हम निजता को समझ लेते हैं। निजता, निजता का मतलब होता है किसी निश्चित व्यक्ति की, निजता यानी निश्चित व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई ऐसी बात है जिसे वह किसी से शेयर नहीं करना चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता है, वह उसे छुपा के रखना चाहता है, ठीक है ना। क्या रखना चाहता है, छुपा के रखना चाहता है। वो सोचता है कि मैं अगर इसको बात को किसी को बताऊंगा तो सही नहीं होगा। तो वो जो उसके पास जो जानकारी है वह सीमित लोगों तक ही, क्या सीमित लोगों तक ही उस जानकारी को पहुंचाता है। उस पर कोई जोर दबाव जबरदस्ती नहीं है कि वो सभी को अपनी उस जानकारी को दे। उसको क्या है, निजता का अधिकार है। जैसे उसे किसी बात का पता है, वो अपने समूह या अपने किसी चाहने वाले से सदस्यों से उस बात को क्या कर सकता है, वो छुपा सकता है। ये क्या है, एक सांस्कृतिक अधिकार है। संस्कृति पर क्या करता है, निर्भर है, उसकी संस्कृति पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह उस बात को बताए या ना बताए। उसका क्या है, अधिकार है निजता का। वह किसी भी व्यक्ति से, संगठन से, समाज से, ठीक है, संस्था से, ठीक है, या अधिनियम, कोई अधिनियम है उनसे, ये उसे छुपा सकता है। इसे क्या है, निजता का अधिकार है। वो चाहे तो बता सकता है, चाहे तो नहीं बता सकता, उसे पूरा अधिकार है कि मैं तो छुपा के रखना चाहूंगा, है ना। इसे आप पढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कि इस द्वारा आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा। उससे पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला था। और भैया इससे और भी कोशिश करूंगा कि इससे और साधारण लैंग्वेज में और लेके आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना भाइयों। आगे चलते हैं। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्य, मतलब 9 लोगों की सदस्य बैठक पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना है। क्या माना है, मौलिक अधिकार। निजता के अधिकार पर क्या हुआ था, इसमें एक बैठक हुई थी 24 अगस्त, किसको हुई थी, 24 अगस्त 2017 को एक बैठक हुई। और उस बैठक में कितने लोग थे, 9 सदस्य थे। और उन्होंने इस वाले निजता के अधिकार को क्या बना दिया है, मौलिक अधिकार। उन्होंने कहा था भाई ये जो आदमी है अपनी, भाई कोई बातें हैं, अपने घर की बात है, अपने समुदाय की बात है, अपनी संस्कृति की बात है, उसे छुपा कर रखना चाहता है, तो हमारा अधिकार नहीं कहता कि हम कोई भी व्यक्ति उससे आके जबरदस्ती बूझ ले। भाई ये क्या है, उसका मौलिक अधिकार है, उसे प्राप्त है। वो अपनी किसी सीक्रेट बातों को अपने धर्म से, परिवार से, समाज से ऐसी जुड़ी हैं जो उसे अगर बताने से उनको हानि होती है या वो शर्मसार होते हैं या किसी व्यक्ति के अधिकार उल्लंघन होते हैं या किसी समाज में क्रूरता फैलती है, तो ऐसी बातों को वो छुपा सकते हैं, ठीक है ना। उन्हें निजता का अधिकार है। निर्णय के अनुसार निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंग है। इसमें क्या है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो ये कहता है कि हमें जीवन एवं दैहिक, हमारा जीने का और दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार, ये उससे क्या है, संबंधित है, ठीक है।
निजता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत निहित विभिन्न मूलभूत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत स्वतः संरक्षित है। मतलब ये किस में आता है? ये भाग भारतीय संविधान के किस में है? भाग 3 में है। और ये क्या है? उसमें सुरक्षित है, संरक्षित है। ठीक है, ये नहीं है कि ये कहीं और पड़ा हो, ये भी क्या है? भाग 3 में संरक्षित है। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत निहित विभिन्न मूलभूत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत संरक्षित है। जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, क्या है? स्वतंत्रताएं, उनमें क्या है? निजता का अधिकार भी छुपा हुआ है। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता है, क्या है? छुपा हुआ। तो हम कह सकते हैं निजता के अधिकार में अपने किसी महत्वपूर्ण बातों को हम छुपा कर रख सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो दोस्तों, इसको देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है हमारा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं। मतलब हमारा जो एक अनुच्छेद है 19, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हालांकि मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन पहले अपलोड कर चुका हूं, आप उस लॉन्ग क्वेश्चन में से भी इन चीज़ों को समझ सकते हो। और मैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, ये दोनों में ही काम करेगा, ध्यान रखना। शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट दोनों में इस काम करेगा। जब ये शॉर्ट आएगा तो आप सिर्फ इसकी इन महत्वपूर्ण बातों को लिख दोगे जो इसके वो हैं, और जब वेरी शॉर्ट आएगा तो आपको जो मैं अभी एक्सप्लेन करके जो बातें बताऊंगा, आप जो उनको वहां पे लिख सकते हो। ठीक है ना। देखते हैं अपने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं। पहली स्वतंत्रता हमारी क्या है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, ये हम समझते हैं। ये बहुत ज्यादा टिपिकल बात है, बच्चे इससे परेशान हो रहे हैं, सर वाक और अभिव्यक्ति क्या? वाक कहते हैं, वाक और अभिव्यक्ति का मतलब देखो, इसमें व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी, इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार प्रचार, प्रसार, भाषण देने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। वह अपना कहीं भी प्रचार कर सकता है। ठीक है, वो किसी का भी चित्रण छाप सकता है। मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब वह अपने विचारों को कहीं पर भी किसी भी मंच पर व्यक्त कर सकता है, अपने अंदर की भावनाओं को बाहर बता सकता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, समाज में क्या चल रहा है ना। तो उन चीज़ों को हम चित्र के द्वारा, किसके द्वारा? चित्र के द्वारा कह सकते हैं, भाषण के द्वारा कह सकते हैं, बोलकर कह सकते हैं, या कोई हम कार्यक्रम करके उसको वहां पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि भाई क्या होना है ना। तो हमें वाक और अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। हम चित्र से, भाषण से, बोलकर, या न्यूज़पेपर में, अखबार में छापकर उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं उस बात को कि भाई हमारा ये अधिकार है, हम इन बातों को ऐसे ऐसे छापना चाहते हैं, बशर्ते वह किसी व्यक्ति को आहत ना करे। क्या ना करे? आहत ना करे। और वो क्या हो? सर्वसत्य, सत्य होनी चाहिए बात। ऐसी नहीं हम झूठे किसी के ऊपर वो लगा रहे हैं। ठीक है ना। सत्य बात होनी चाहिए, और हमें निश्चित करके ही उन चीजों का क्या करना चाहिए? प्रयोग। ठीक है। अगर हम एक व्यक्ति को चिन्हित करके वो भाषण दे रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए उससे किसी दूसरे व्यक्ति को तो आहत नहीं है, ये हमें ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं अपना दूसरा, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। ये तो था 19A, ये है 19B। इसको 19(1) भी कह सकते हो, इसे 1 कह सकते हो, इसे 2 कह सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, इसमें क्या है इसे देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति है अपने धर्म और समुदाय से जुड़े हुए कोई धार्मिक कार्य करना चाहता है, ठीक है, या कोई रैली निकालना चाहता है, ठीक है, कोई रैली है, कोई सम्मेलन है, या कोई बैठक करना चाहता है, या कोई भीड़ इकट्ठी करना चाहता है किसी के मतलब स्वागत के लिए, तो वहां पे क्या कहा गया है कि वो शांतिपूर्ण हथियार रहित, मतलब बिना हथियारों के अपनी कोई धर्म से संबंधित रैली है, या कोई जुलूस है,
जैसे निकालते हैं। और जैसे आजकल आपने देखा हो लोहड़ी होती है, मुहर्रम होता है, इन चीज़ों को जैसे हम अपने जागरण होते हैं उसके लिए हम पैदल यात्रा करते हैं, या अपने किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए अगर हम कोई सम्मेलन कर रहे हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे हम बिना हथियार के अपनी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हम किसी के बारे में भाषण देने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे बोला है भाषण, भाई भाषण तो घर में दिया नहीं जाएगा, भाषण तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिया जाएगा, संगठन बन के दिया जाएगा, वहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आ सकते हैं। बशर्ते ये जब हम भाषण देंगे, सम्मेलन इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रखेंगे। हथियार रखने की परमिशन सिर्फ सरकारी अधिकारियों को होगी जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना, सरकारी अधिकारियों को होगी जो मान्यता प्राप्त है। उसके अतिरिक्त आम आदमी को, आम नेता को ये सब अधिकार नहीं होंगे, ठीक है ना। बिना हथियारों के क्या करेंगे, हम सम्मेलन करेंगे, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरा तो लाइसेंसी हथियार है, मैं तो इस लाइसेंसी हथियार को लेकर जाना चाहता हूं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कहीं सम्मेलन होगा और वो संविधान के अधिकार में है, हम लाइसेंसी हथियार भी उस सम्मेलन में लेकर नहीं जा सकते, ठीक है ना। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, मतलब हमें अपने समाज से जुड़े हुए या कोई व्यवस्था बनाने के लिए हम कोई संघ बना सकते हैं। संगम या संघ, जैसे कोई भी एक जाति है या कोई धर्म है, उसे बनाए रखने के लिए, मतलब उसे व्यवस्था बनाने के लिए हम कोई संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं, कोई समूह बना सकते हैं, ठीक है। ये कार्य हम क्या कर सकते हैं। या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति होती है, उसमें 3-4 लोग मिलकर या किसी व्यवस्थाओं को देखते हुए एक समिति बना लेते हैं, तो हमें ये बनाने का भी अधिकार है, ठीक है। और ये अनुच्छेद किस में है, अधिकार अनुच्छेद 19D में है, और ये 19C में था इससे पहले वाला, संगम वाला। और इसे देखते हैं, सॉरी ये था तीसरा संगम वाला 19C में, और जो मैं कराने वाला हूं ये 19D होगा, ठीक है ना। इसे देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार, मतलब अबाध संरक्षण से मतलब क्या है, अगर हमारा कोई देश, हमारा देश है ये भारत, ठीक है, भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी संचरण कर सकता है, घूम सकता है ना। ये नहीं है कि वो उसे कहीं घूमने से मना किया जाए, वो संपूर्ण भारत में कहीं घूम सकता है। हालांकि इसका भी एक अपवाद है, आपातकाल ना हो, ठीक है, जैसे आपातकाल लग जाता है जब हम घूम नहीं सकते, या कोई परेशानी है, अब जैसे कोरोना काल था, लोग कहें कि भाई हमें तो आर्टिकल 90 में ये कहा कि हम तो कहीं संचरण कर सकते हैं, तुम तो हमें जाने नहीं दे रहे हो। भैया हम संचरण तो कर सकते हैं, बशर्ते की परिस्थितियों को तो देखो। हमारे पूरे भारत में क्या लगा दी थी, रोकथाम लगा दी थी, ये तो पूरे भारत की थी। एक गली से दूसरी गली नहीं जाने दे रहे थे, एक घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे, वो था एक आपातकाल स्थिति, ठीक है ना। उसमें क्या है कि हम अब, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि हम संपूर्ण भारत में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ठीक है ना। भारत में घूम सकते हैं, विदेशी यात्रा कर सकते हैं अगर हम, और विदेशी यात्रा कब कर सकते हैं, ये भी देखो एक अपवाद सुन लो। अगर हम पे सरकार का कर्ज नहीं है, मतलब हम दिवालिया नहीं है, हम भगोड़े नहीं हैं, तो हम कहीं भी विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप दिवालिया हो, भगोड़े हो, या आपने कोई मर्डर कर रखा है, आप यहाँ से फरार होना चाहते हो, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। आप कहोगे कि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके जो डाउट क्लियर हो जाए, कोई बच्चे इन चीज़ों को भी सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें कहीं पे भी घूमने फिरने का अधिकार है, देश हो या विदेश हो। आगे चलते हैं, और ये सेक्शन 19D में आता है, ठीक है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 90E में, मतलब इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार हम अपने देश और विदेश में घूम सकते हैं, उसी प्रकार क्या है, हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर रह सकते हैं। हमें कोई रोकथाम नहीं करेगा, किसके लिए, रहने के लिए। हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। आगे आते हैं, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)G में,
क्या है 91G में। इसके साथ आप इन सभी के साथ 1 लगा सकते हो, जैसे 91A, 91B, 91C, 91D, या आप खाली 90A, B, C, D ऐसे करना चाहते हो, या आप 91, 92, 93, ये तीनों तरीके से सही है। आप खाली ये करना चाहो 19A तो भी 1 तो भी सही है, आप ये करो 19A वो 191A तो भी सही है, आप ये 19A करना चाहो तो भी सही है। ये तीनों ही बातें सही हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये तीनों क्या है, सही है ना। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई व्यवसाय और व्यापार करना चाहता है, वो अपना अगर छोटा व्यवसाय है तो कर सकता है, बड़ा व्यवसाय है तो कर सकता है, लेकिन वैध होना चाहिए, कानूनी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर उसका लाइसेंस बनवाने की जरूरत है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कानून मतलब व्यापार ऐसा है जिसमें हमें लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन हम कह दें कि भाई हमें तो वो है स्वतंत्रता है अनुच्छेद 90 के अंतर्गत, हम तो अपना बिना व्यवसाय बिना लाइसेंस के चला सकते हैं, लेकिन हम आजीविका के लिए, वृत्ति आजीविका के लिए व्यवसाय या व्यापार कर तो सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी स्थान पर भी, जो मान्य हो और वैध हो, और अपने क्या हो, मान्य हो या वैध हो। ये नहीं है आप कहने लगो भाई मैं तो सरकारी स्कूल में चाट पकौड़े की दुकान खोलूंगा, भाई मैं तो सरकारी स्कूल में मैं तो कपड़े की दुकान खोलूंगा, भाई ऐसे थोड़ी होगा। तो क्या है इसका मतलब है, हम कहीं पे भी अपना व्यापार कर सकते हैं भारत में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाके, ठीक है ना। ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और ये कंफ्यूजन एक बात और दूर कर देता हूँ। अगर कोई 90A लिखना चाहता हो ऐसे लिख सकते हो, 91 लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो, 191A लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तीनों ही क्या है, राइट है, ठीक है ना। इन बातों को समझ लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संविधान के अनुच्छेद 92 के अंतर्गत लगाए गए निर्बंधों का उल्लेख कीजिए। देखो हमारे जो है आर्टिकल 2 में देखो 92 दे रखा है ये वाला, ठीक है। इनमें जो ऐसे ही एक अनुच्छेद दे रखे हैं, इनमें एक निर्बंध लगाया गया है, राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है? मैंने क्या बोला था, हमको ये स्वतंत्रताएं तो होती हैं, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में और किसी के अंतर्गत होती हैं। ये नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये भी जो हमें प्रतिबंध हैं, कौन कौन से प्रतिबंध हैं? भारत की संप्रभुता और अखंडता। जब हम अपने वाक 90 का प्रयोग करेंगे, हमारे जो भारत की अखंडता है और संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब है जो हमारे अंदर देश की ताकत है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, राज्य की सुरक्षा। अगर हम अपना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम कोई व्यापार कर रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं या कोई भाषण दे रहे हैं, हम अपने देश के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जो राज्य की, मतलब राज्य से मतलब होता है देश। अगर हम ऊपर लेवल पर जाएंगे तो देश को हम क्या बोलेंगे, देश को राज्य बोलते हैं। तो हमारे देश पर कोई असुरक्षा नहीं होनी चाहिए ना, सुरक्षा उसकी ध्यान रखनी है। विदेशी राज्यों के साथ संबंध। अगर एक बात है, जैसे हमारा किसी देश के साथ संघर्ष चल रहा है, ठीक है, युद्ध चल रहा है, जैसे अब हमारा पाकिस्तान से तो चल रही है लड़ाई, और हमारा कोई भारत का व्यक्ति है, युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या हुआ है, युद्ध चल रहा है, और भारत का कोई युद्ध चल रहा है, भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान के नागरिक से जाके वार्तालाप करे, उसे अपने घर में लाके बुलाए, अपने घर पे बैठाए, अपनी दुकान में, अपने व्यापार में शामिल करे, तो वो क्या है, गलत है। या वो विदेश जाके उससे वार्तालाप करे, या कोई ऐसा कार्य है जो अपने शत्रुओं से जाके मिले, तो ये क्या है, गलत तरीका है। विदेशी राज्यों के साथ संबंध है ना। और दूसरी बात, ये तो थी लड़ाई के समय की, और दूसरे, अगर हमारे किसी देश के संग अच्छे संबंध हैं, क्या है, अच्छे संबंध हैं, तो हम उसके
प्रति कोई कटु भाव नहीं रखेंगे, ना उसके प्रति कोई ऐसे वचन यूज करेंगे जिससे हमारी देश की मित्रता में खटास आए उस दूसरे देश से। हम क्या उनके प्रति क्या नहीं कर सकते, कोई गलत भाव उनके प्रति कोई बात व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संबंधों में कोई खटास ना आ जाए। लड़ाई के समय भी ध्यान रखना है कि हम उससे संबंध नहीं रखना है, और अगर हमारा उनसे प्यार है तो उनके प्रति हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ठीक है, जिससे हमारे संबंधों में दरार आए। शिष्टाचार एवं सदाचार, जब हम अपने कार्यों को करें जो हमें ना, इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है, ये जो कार्य दिए गए हैं वाक 90 में, उनमें क्या है, हम इन कार्यों को तो करें लेकिन शिष्टाचार मतलब ये नहीं अभद्र रूप से, अपनी मतलब योग्यता को, पढ़ाई लिखाई को दिखाते हुए, अपने समाज को दिखाते हुए कि भाई हाँ कि कोई व्यक्ति हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपनी शिष्टाचार और सदाचार को दिखाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानहानि, हम इसमें किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं करेंगे, किसी की मानहानि यानी बेइज्जती नहीं करेंगे। भाई हम किसी के प्रति भाषण दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उससे किसी व्यक्ति की मानहानि ना होनी चाहिए। मानहानि का मतलब है बेइज्जती, सही है, उसे अपमानित नहीं करेंगे। ये निर्णय न्यायालय का है, उसे क्या दंड दे क्या ना दे, उसे हम सिर्फ उस पर हम आलसनी तो लगा सकते हैं, हम उसके प्रति भाषण तो दे सकते हैं, अखबार में हम उसके प्रति कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वह दोषी है या नहीं है, यह सिर्फ किसका कार्य है, न्यायालय का कार्य है, हम उसकी मानहानि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना का मतलब है अगर हमें स्वतंत्रता तो है भाषण देने की, अपने अखबार छापने की, अखबार में अपने मत छापने की, चित्र छापने की, फोटो छापने की, कार्टून बनाने की, लेकिन विशेष है हमें हमारे जो न्यायालय हैं, जो हमें क्या देते हैं, न्याय, उनका हनन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनका अपमान ना होना चाहिए कि भाई जो न्यायालय ने निर्णय दिया है आप उसके मजाक बनाओ या उसके ऊपर ही बात उठा दो, तो क्या है, न्यायालय की क्या नहीं करनी है, अवमानना, सही है। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था से मतलब है किसी भी तरीके से जब हम अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लोक का मतलब है लोग, लोगों की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो परेशानी महसूस ना करें कि हम अपने धर्म के कार्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, घूमने के लिए, प्रचार के लिए हम किसी की लोक व्यवस्था को भंग करें, ठीक है। आगे आते हैं। अपराध उद्दीपन यानी प्रेरणा, हम जब कोई भाषण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं या कोई अखबार छाप रहे हैं, हम ना ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे समाज में क्रोध उत्पन्न हो, लड़ाई का माहौल पैदा हो, सही है। प्रेरणा, अपराध प्रेरणा, ये नहीं है कि हम भाषण दे रहे हैं कि मार दो, काट दो, हिंदू मुसलमानों को काट दो और सिखों को काटो, ईसाइयों को काटो, या गाय काटो, सुअर काटो, मतलब ऐसे भाषण नहीं देंगे, या एक समुदाय को इस गांव से बाहर भगा दो, स्त्रियों को जला दो, या मतलब ऐसे कोई वर्ड या ऐसे कोई गंदे चित्र या ऐसी कोई गंदी बातें नहीं छापेंगे, नहीं बोलेंगे जिससे समाज में लड़ाई हो, क्रूरता फैले, ठीक है ना। हमें कोई भी कार्य करना है, अगर हमें स्वतंत्रता है वाक की यानी भाषण की स्वतंत्रता है, शांति प्रिय मूड से, जो समाज में क्या करे, प्यार बनाए रखे। हम अपने विचारों को तो व्यक्त कर सकते हैं, भाई ये हमारा अधिकार है, हम भी कह रहे हैं, हमारा संविधान कह रहा है क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, मगर जब हम अपने विचारों को व्यक्त करें तो ऐसे होने चाहिए जिससे समाज में कोई हानि ना हो। क्या नहीं हो, हानि, किसी समुदाय में या किसी जाति के लोगों में या किसी राष्ट्र से हमारी लड़ाई ना होनी चाहिए, हमें ऐसे भाषण उपयोग करने चाहिए, ठीक है ना। एक बार इनको वैसे मोटे तौर पर देख लगते हैं। भारत की संपूर्णता और अखंडता बनाए रखना, मतलब उसकी जो ताकत है उसके बनाए रखना। राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा में कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ संबंध, मतलब हमारे जो विदेशी राज्यों के साथ, राज्यों का मतलब है देश, यहाँ पे राज्य समझ लें, राज्य लिखते हैं जब हम अदर राज्य, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, अगर लड़ाई चल रही है तो उससे संबंध नहीं बनाना है, अगर वो हमारे मित्र है तो उनके प्रति कोई कटु भाव नहीं बोल रहे हैं, कोई अभद्र भाषण नहीं देना है ना। शिष्टाचार एवं सदाचार, जब हम अपने भाषण दे रहे हैं, हम कोई अखबार छाप रहे हैं,
तो हमें अपने गाली गलौचों का प्रयोग नहीं करना, हमें शिष्टाचार और सदाचार का प्रयोग करना है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की मानहानि अपमान नहीं करना है। न्यायालय की अवमानना, जो न्यायालय का जो निर्णय है उसकी हमें प्रशंसा करनी है, उसको ही सर्वमान्य मानना है, कोई अवमानना नहीं करनी है कि हम नहीं मान रहे। लोक व्यवस्था, समाज में सार्वजनिक या निजी कोई व्यवस्था है वो भंग नहीं होनी चाहिए। सपोज करो हमने कोई प्रदर्शन करा और किसी बच्चों के एग्जाम चलने वाले थे, किसी स्कूल में एग्जाम था, ठीक है, हमने क्या करा वहां पे भाषण देने के लिए हमने भीड़ इकट्ठी कर दी 1000 लोगों की, उसी स्कूल के आसपास वहां पे शोरगुल मचा दिया, तो यहाँ पे क्या है, लोक व्यवस्था भंग हो रही है। तो हमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें लोक व्यवस्था बना के अपना कार्य करना है। क्या है, किसी के यहाँ पे होली हो रही है, क्या हो रही है, होली, किसी मतलब जैसे भारत में होली होती है, होली हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे मतलब 50-60 लोग दूसरे समुदाय के मिलके उस गलियों में घूम रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं करना है ना। तो वहां पे अपनी मानवता को भी दिखाना है। अपराध उत्पीड़न प्रेरणा, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे गाली गलौच ऐसी बातों का या ऐसे भाषण का, चित्रों का प्रयोग नहीं करना है जिससे अपराध कारित हो या प्रेरणा मिले अपराध करने की। ठीक है ना, और ना ही हमें कोई अपने हथियार, डंडे, लाठी, चक्कू ये हमें अपने पास रखने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आपसे सिर्फ मेरा इतना कहना है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी हम आगे एक आध क्वेश्चन और हैं उन्हें भी करा रहे हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। देखो इन जो क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं, अगर आपसे वेरी शॉर्ट में आ जाए बेटा तो आप इनकी हेडिंगों को लिख देना है। ठीक है, अगर लॉन्ग में वैसे आ जाए वेरी शॉर्ट में तो हेडिंग लिखनी है, और शॉर्ट में आ जाए तो आपको जो मैं थ्योरी बताता हूं उन थ्योरियों के द्वारा इसे लिख देना होता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। इससे पहले मैं अनुच्छेद 21 के ऊपर एक पूरी वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन कभी कभी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी इनसे थोड़ा अलग हटके आ जाता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, पहले पढ़ देते हैं। न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब ये इसकी हेल्प करते हैं, ये इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 स्वाभाविक रूप से सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जो हमारे आर्टिकल 90 है और 21 है, एक दूसरे के क्या भैया, पूरक हैं। ठीक है ना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार, मतलब अनुच्छेद 21 में कौन कौन से अधिकार हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि अनुच्छेद 19 और 21 एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, लेकिन 21 में अंतर्निहित अधिकार, 21 में कौन कौन से अधिकार और हैं, ठीक है, उनको मैं आज आपको बता रहा हूं। देखो अधिकार तो बेटा हमारे कम से कम काफी हैं, कम से कम मैं लिखवाता रहूं तो कम से कम 3 घंटे तक आपके अधिकारी कंप्लीट नहीं होंगे, 3 घंटे तक अधिकार कंप्लीट नहीं होंगे, ना ही मैं मेरी बातें समाप्त हो पाएंगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझा के चलूंगा, जो हमारे वर्तमान समय में या वर्तमान स्टूडेंटों के लिए, मतलब जो अभी हमारे पहली सीडी है एलएलबी की, ये है क्या, हमारी एलएलबी की पहली सीडी है, फर्स्ट है, ये हमारी फर्स्ट सीडी थी जो ज्यूरिस हो गई, अब सेकंड है, हमारी सेकंड स्टेप है। मैं उसी लेवल के हिसाब से आपको क्या थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसी के लेवल में आपको थोड़ा सा लेके आ गया हूं। ठीक है, आगे समझते हैं ज्यादा टाइम ना खपाते हुए। जीवन रक्षा का अधिकार, हमें अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है, ये किसमें है, अनुच्छेद 21 कह रहा है जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार हमें है, हम अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है, हम अपने जीवन को किसी भी प्रकार बचा सकते हैं। आश्रय का अधिकार, हमें किसी के यहाँ पर भी रहने का या सुविधा लेने का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार, हम अपनी बातों को किसी भी न्यायालय में,
कोर्ट में, कचहरी में, मतलब हमें सुनवाई का अधिकार है। हम अपनी बातों को, मतलब जो हमारे संग आपत्ति हुई है, जो हमारे संग घटना हो रही है, हमारी उनकी क्या होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिष्ठा का अधिकार, मतलब हमें प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये सब मिलना चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार, प्रतिष्ठा से आपको एक बात बता दूं मैं, देखो आप कहोगे कि आपने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। आश्रय का मतलब है हमें कहीं पर भी रहने जीने का अधिकार है, और हमें सरकारी संस्थाएं ऐसी दी जाए जहां पर हम अपना आश्रय निवारण कर सकें। सुनवाई मतलब न्याय हमें मिलना चाहिए, और जो सुरक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए, ठीक है, ये मिलना चाहिए। प्रतिष्ठा का अधिकार मतलब सभी व्यक्तियों को, चाहे वो लोग हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, उन सभी को समता का अधिकार हो, मतलब प्रतिष्ठा, उनकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, जो जिस पद के लिए अवेलेबल है उसे वहां पहुंचाना चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार, सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का अधिकार है। क्या है स्वास्थ्य का अधिकार? वह हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करा सकते हैं, नई नई व्यवस्थाएं सरकार द्वारा लागू कराने की मांग कर सकते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों की, जनता की मांगों को पूरा करना चाहिए, जिससे उनकी स्वास्थ्य में सुधार हो। गाड़ियों का, हॉस्पिटलों का, एम्बुलेंसों का, व्हील चेयरों का, दवाइयों का, आशा होती हैं वो गांव में, गांव जाके लोगों की जांचें करें, इन चीज़ों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। घर घर जाके टेस्ट होने चाहिए और कैंप लगाए जाने चाहिए, हमारे स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था होनी चाहिए। सूचना का अधिकार, हमें सूचना का भी अधिकार होना चाहिए। हमारे कोई बात है तो हमें उसकी सूचना होनी चाहिए और हमें सूचना का प्रसार करना चाहिए। सोने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति की सोने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। यह सोने का अधिकार मृत्यु के अपराध के बराबर होता है। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, ठीक है, हम जैसे कोई व्यक्ति है, हम उसे सोते हुए परेशान करते हैं, तो वो एक मृत्यु करने के समान होता है। ये नहीं है कि भैया उसका घर का व्यक्ति उसे जगाने आया कि बेटा ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, खेत पे पानी लगाने जाना है, कार्य करने जाना है, तब ये अपराध नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया, क्या है, बंदी बनाया। अपनी मम्मी से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से ये मत कहना कि भाई हमें तो अधिकार है सोने का। भाई सोने के अधिकार से मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति है वो बंदी बनाया, उसे जेल ले गए, उसे हम टॉर्चर कर रहे हैं या उसे दबाव डाल रहे हैं, उस पर कोई गलत कार्य कराना चाहते हैं, उसके संग हम कोई गलत कार्य करना चाहते हैं और उसे ले गए, उसे सोने नहीं दिया जा रहा है। और सोना, अगर आदमी को सोने नहीं दिया जाता है तो वो पागल सा होने लगता है, उससे अगर तुम जो करवाना चाहोगे वो करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें सोने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, हमें सोने का क्या है, अधिकार है। अगर हम जेल में भी हैं तो हमें ये टॉर्चर नहीं करा जाएगा कि तुम सो मत ना। एक दो घंटा, एक दो दिन की बात है तो आदमी एडजस्ट कर लेता है, कोई इमरजेंसी है, कोई कहीं जगना पड़ रहा है, लेकिन हमारे सोने के अधिकार को छीना नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मतलब 6 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उनसे कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए। शुल्क का मतलब पैसा। विदेश यात्रा करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है बशर्ते कि वह अवैध तरीके से देश छोड़कर नहीं जा रहा हो, जैसे कर्ज हो उस पे, या किसी का मर्डर करके भाग रहा हो, ठीक है, गलत तरीके से देश छोड़ के नहीं जा रहा हो, ठीक है ना। वैसे वो कहीं भी घूम सकता है पूरे विश्व में, ठीक है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, देखो यहाँ में क्या कहा है, लोग मांग करते हैं जैसे आपातकालीन स्थिति है, अचानक कहीं पे दुर्घटना घट जाए, ठीक है, या कहीं पे आग लग जाए, या कोई अचानक कोई घटना ऐसी घट जाए जहां पे लोग क्या हो गए हैं, परेशान, तो सरकार को करना है, क्या करना है, हमें नियम है कि ये कानून बना दिया कि उनको जल्दी से जल्दी सुविधाएं पहुंचाई जाए। आग लगी है तो फायर ब्रिगेड पहुंचाई जानी चाहिए, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आर्मी, फौजी, ये सब चीजें वहां पे तुरंत से तुरंत पहुंचाई जाए। आपातकालीन सुविधा का अधिकार है ना। जीवन साथी चुनने का अधिकार, यहाँ पे एक बात रख लो, हर व्यक्ति को अपने साथी चुनने का अधिकार है। लड़का है तो वो लड़की चुन सकता है, लड़की है तो वो लड़का चुन सकता है, ठीक है ना। ये क्या है, कानूनी अधिकार है हमारा, है ना।
और एक बात और बता दूं, इसमें ये मत कहने लगा ना कि हमारा तो अधिकार है, हम तो किसी से भी करेंगे। भाई अभी हमारा समाज इतना विकसित नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि अगर लड़की लड़का अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति और मान मर्यादाओं का क्या रखना है, ध्यान, ठीक है ना। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा ये अधिकार जो पहले था, हमें किस ऐसे भाषण और ऐसी बातें नहीं बोलनी है जिससे हमें गलत प्रभाव किसी पे जाए। हमें अपनी संस्कृति परिवार को ध्यान में रख के, हाँ लड़की लड़का राजी हैं, शादी करो लेकिन माता पिता की राजी से, ठीक है। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये आपका वैसे आ जाता है शॉर्ट में, वो वेरी शॉर्ट में, तो आप यहां से और यहां तक नहीं लिखोगे, ये कट कर दोगे। सिर्फ आप क्या लिखोगे, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार, इसमें से 5 या 6 आप अधिकार लिख दोगे। कितने, 5 या 6, 5 लास्ट या 6, बस इतने अधिकार लिख दोगे। और यही क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ जाए, यानी 10-20 नंबर वाला आ जाए, तो आप यहां से लेके इसे ऐसे 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 पूरा छाप देना है ना, ये तुम्हारा 10 नंबर का हो जाएगा। अगर ये आपका 20 नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट पेपर हो जाएगा, लघु हो जाएगा, है ना, लघु हो जाएगा ये पूरा पेज, ठीक है, ये ऐसे लघु हो जाएगा ये पूरा वाला पेज। अगर हमें वेरी शॉर्ट में आ जाए तो इसमें से 4, 5 या 6 हेडिंग ले लेनी है, बस ज्यादा नहीं करना है। 5 या 6 हेडिंग ले लेनी है, इंपोर्टेंट जो तुम्हें याद रही है उस समय। ये मैं एक्स्ट्रा चीजें इसलिए कराता हूं कि आपकी नॉलेज बढ़े। देखो, हमें सिर्फ पास ही नहीं होना, पास के साथ साथ हमें नॉलेज भी ग्रोथ करनी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर देखो, जिन बच्चों ने अगर हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा, ठोक दो अच्छी तरह से भैया, है ना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने वाला हूं। और अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप में या आपके फोन में जो भी ग्रुप बना हुआ है उनमें शेयर करो, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। उसमें अगर कोई बच्चा है, वो आपके द्वारा देखो किसी की तो हेल्प हो। अगर हम आज किसी एक की हेल्प कर रहे हैं तो भगवान हमारी, अल्लाह हमारी भी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हेल्प करें लोगों की, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, एक बात बता दे रहा हूं, ये अनुच्छेद 32 जो है अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत क्वेश्चन है, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को देखते हुए मैं थोड़ा थोड़ा इस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन। अगर शॉर्ट में करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा मैं जो एग्जांपल दूंगा उनको लिख देना। अगर वेरी शॉर्ट में आ जाता है तो आप इसे हूबहू ऐसे ही लिख देना है, ठीक है ना। दोनों बात बता के चल रहा हूँ। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेके मौज मारना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, और जो मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हो, जो मैं थ्योरी अपने मुख से बोलूंगा, जो मैं बोलूंगा उससे कर सकते हो, और जो है वेरी शॉर्ट है आप हूबहू ऐसे उतार दोगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, मतलब हमें सरकार यह आदेश देती है जिस व्यक्ति पर केस चल रहा है उसको पकड़कर लाया जाए और हमारे सामने पेश करा जाए, ठीक है। और फिर यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति पर क्या अपराध है, क्या करा है, क्या नहीं करा है। अगर वह व्यक्ति पहले ही अपने अपराध से मुक्त हो गया है या उस पर न्यायालय ने अपना जो निर्णय है वह सुना दिया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। पहले क्या कहा जाता है, उसे सह शरीर, मतलब उसको उठाकर यहाँ पे लाया जाए न्यायालय के सामने, न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा। लेकिन जब वह यह पाता है कि भाई इस व्यक्ति पे तो पहले ही निर्णय हो गया, उसे छोड़ भी देता है, ठीक है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को उठाकर लाना, और अगर वो निर्दोष है या पहले ही उस पर न्याय हो चुका है तो उसे छोड़ देना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपना। परमादेश। परमादेश क्या होता है, परमादेश को देखते हैं। किसको देखते हैं, परमादेश। परमादेश में क्या कहती है सरकार, मतलब हमारा जो नियम है वो क्या कहता है, हमारी विधि क्या कहती है हमसे।
अगर कोई सरकारी पद पर है, किस पर है, सरकारी पद पर है, चाहे वो नेता है या कोई किसी भी मतलब किसी भी सरकारी पद पर है या किसी ऐसी सुविधाओं में है जो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, जिससे हमारा सार्वजनिक सुविधाएं भंग होती हैं, वो अपना कार्य ना करें, तब कोई भी सरकारी पद पर है, कोई प्रतिष्ठानों पर है, वह उनको सरकार आदेश देती है कि वह चाहे वो नेता हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, सबके लिए परमादेश है, वो अपने कर्तव्यों का, अपने पालकों का सही से निर्वहन करें। लेकिन ये परमादेश राष्ट्रपति और किस पर, राज्यपाल पर लागू नहीं होते हैं। किस पे, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर। इसमें कहा गया है सभी व्यक्ति अपने पद का सही से इस्तेमाल करें, अपने पद की गरिमा को बनाकर उसका कार्य करें। आप ये नहीं है कि आप आराम से बैठे हो, अपने पदों का, कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हो, इससे तो देश बेकार हो जाएगा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में क्या है, अधिकार परीक्षा में क्या है कि जैसे कोई सरकारी पद है, ठीक है, क्या है, सरकारी है पद, वहां पर कोई व्यक्ति पास होकर बैठना, मतलब उसने टेस्ट दिया और वो पास हो गया, ठीक है, उसकी भाई वो सीट दावेदारी हो गई, लेकिन उसके जगह पर 420 से कोई दूसरा व्यक्ति जाके बैठ गया कि भाई वो व्यक्ति मैं हूं, अलग डॉक्यूमेंट से दिखा के, जाली कागज दिखा के या कोई नकली कागजों से नौकरी लगा लेता है, क्या लगा लेता है, नौकरी लगा लेता है, उस पद को ले लेता है, तो हमें अधिकार परीक्षा के अंतर्गत ये कहा जाता है कि उसको उसके अधिकारों से हटाया जाए और जो मेहनत करके सही तरीके से गया है उसी का वो पद दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा यह कहता है। आगे आ जाते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या आता है, उत्प्रेषण, जैसे एक बात बताओ, हमारे यहाँ 3 कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एक होते हैं हाई कोर्ट, एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखो जैसे कोई हाई कोर्ट का केस है और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय दे दिया, किसने, निर्णय, तो इसको हाई कोर्ट जो इस यहाँ से निर्णय मंगाएगी, भाई तुमने उसमें कैसे दे दिया, क्या किस बेस पे दिया है, हमें दिखाओ। या कोई हाई कोर्ट है, उसने, वो सुप्रीम कोर्ट का केस है, हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, मतलब ये इसके में नहीं दे सकता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो केस था उसमें ये हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ने इससे बोला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि भाई आपने हाई कोर्ट के केस में कैसे ऑर्डर दे दिया, आपने कैसे न्याय कर दिया, इस केस को हमें दिखाया जाए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हमें हाई कोर्ट में लेके आया जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट में किसी सुप्रीम कोर्ट के केस में अगर निर्णय दिया जा रहा है तो उसकी जांच के लिए उच्चतम न्यायालय उस केस को मंगा सकता है, ठीक है, कि भाई तुम्हें हाई कोर्ट हो, तुम्हें हाई कोर्ट के लेवल के केस देखने चाहिए, आपने सुप्रीम कोर्ट का केस कैसे हैंडल कर लिया, यहाँ पे ला सकते हैं। या यहाँ पर ये किसी को निर्णय नहीं देते हैं या ये किसी को निर्णय नहीं देते हैं, तब ये व्यक्ति यहाँ जा सकता है। अगर यहाँ पे हाई कोर्ट में नहीं मिलता है फिर ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बशर्ते अगर सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्ट केस है तो ये डिस्ट्रिक्ट और ये केस इनका निर्णय नहीं दे सकते। यहाँ से हारता है यहाँ जाएगा, यहाँ से हारता है यहाँ जाता है, हार जाएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का केस है तो ना तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई कर सकता है ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा जब ये देख ले कि भाई हाई कोर्ट ने इसमें कोई निर्णय नहीं दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और रह गया है हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध से हमारा क्या तात्पर्य, और इसमें एक बात और मैं बता दूं, देखो ये जो दोनों चीज है ना, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक, क्या है, एक दूसरे की पूरक है। देखो अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है, अगर यहाँ पर कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, केस, तो हाई कोर्ट इससे मंगा सकता है। अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उच्चतम न्यायालय यहाँ से इस कोई केस को मंगा सकता है और ये कह सकता है कि भाई आप अपने क्षेत्र का कार्य करो, आप अपने क्षेत्र का कार्य करो, आप अपने क्षेत्र का कार्य करो, एक दूसरे के उंगल पेच मत करो, एक दूसरे के उस मत घुसो। और प्रतिषेध क्या कहता है, प्रतिषेध में देखो एक दूसरे के क्या है, ये पूरक हैं, एक दूसरे के सेम सेम लगते हैं, तो इसलिए मैं इसे ऐसे बता रहा हूं, आप कंफ्यूजन ना हो। अगर इस वाले केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के केस में निर्णय दे दिया तो ये खारिज हो जाएगा, ठीक है।
अगर सुप्रीम कोर्ट के केस में हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो ये खारिज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? खारिज। हाई कोर्ट के मामलों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं दे सकता, हाई कोर्ट नहीं दे सकता, और हाई कोर्ट के मामलों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं देख सकता। अपने अपने मामलों को देखेंगे, कोई किसी के मामलों को नहीं देखेगा। अगर ये यहाँ से हारता है तब यहाँ जाएगा, यहाँ से हारता है तब यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी रिट। इनको 5 क्या बोलते हैं? रिट। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 में ये क्या है? 5 रिट हैं। कितनी रिट हैं? 5। अगर ये आ जाए कि अनुच्छेद 32 में रिट में कौन कौन सी रिट हैं, तो हम रिट लिख देंगे: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। ये क्या है? हमारी रिट। ध्यान रख लेना, रिट लिख दिया है। अगर ये उसमें आ जाए विस्तृत में, तो जो मैंने आपको एक थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दिया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर उनको भी नहीं लिखना चाहे तो इनको रिटों को लिख के ये बात उसमें लिख देना। अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं बल्कि मूल अधिकारों को क्रियान्वयन का भी माध्यम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने हृदय तथा आत्मा कहा है। जो अनुच्छेद हमारा 32 है, भीमराव अंबेडकर ने इसे इतना अच्छा माना है, इतना उपयोगी माना है कि ये हमारे हृदय है और हमारी आत्माएं हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आता है तो आप कैसे करोगे? इसे यहाँ से ये वाली चीजें पूरी कर दोगे। अगर 5 और 10 का याद रहता है, वो पुराने वाले पैटर्न। अगर आपका शॉर्ट आता है तो आप 20 नंबर का, तो आप ये वाली बातें लिख दोगे सारी। अगर आपका 10 नंबर का आता है तो आप ये सिर्फ इतनी रिटें लिख दोगे, है ना। ये रिट नाम से भी आ सकता है, इसलिए मैंने रिट लिख दिया है। देखो, अगर मेरी वीडियो बनाते में अगर मैं कहीं 5 या 10 नंबर का जिक्र करा करूं तो आप 5 का 10 समझ जाया करना और 10 का 20, क्योंकि देखो मैं पहले उन मतलब उसी में चला जाता हूं, तो आप समझ जाया करना कि भैया किस बात को कह रहे हैं ना। तो 5 और 10 वाले का समझ जाया करना, है ना। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। क्या थे? शॉर्ट क्वेश्चन। इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। कुछ तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चनों में से फंस जाएंगे और कुछ जो रह गए हैं हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें इनको तैयार कर लेना है। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो हमारे उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वो शॉर्ट में। तो वो क्वेश्चन की वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी बहुत देर में। आप जब तक इन वीडियो को देखो। और आपसे एक बात मैंने रात बोली थी कि जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हो उसकी एक सीरीज ऐसे बना लो, है ना, ऐसे इसके इम्पोर्टेंट। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अभी शॉर्ट क्वेश्चन बाकी हैं कुछ भेजने के लिए। अगर आपको चाहिए या देखो डाल तो मैं रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ भैया आपके द्वारा पढ़ाई हुई बातें हमारी समझ में आ रही हैं, आप जो कह रहे हो हम समझ पा रहे हैं, तो मुझे तुरंत कमेंट करो। बच्चों की कमेंट बहुत कम आ रही हैं। आप के अभी और बहुत सारे एग्जाम बचे हैं, मैं उसी को देखते हुए उसी के आधार पर आपके पेपर सेट कर दूंगा। और आपको किस प्रकार पेपर देना है, आपको क्या क्या करना है इस पेपर में, अगर ऐसी कोई जानकारी चाहिए, यानी कोई लॉ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए अपने पेपर से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके तुरंत बताओ। मैं आपके लिए उसमें क्या करूँगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना।